वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल के वो महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं और जिनके आधार पर सेंटेंस भी फॉर्म होते हैं कि इसके अंदर कौन से गलत है कौन से सही है, वो सारी चीज़ें। तो आप ध्यान से देखिए, पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ के साथ साथ इसका वीडियो भी साथ में देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसके अंदर मानव के पास ना तो किसी प्रकार का कोई सभ्यता के मतलब साक्ष्य मिलते हैं, बल्कि हम इस बारे में पता कैसे चला अपन को, क्योंकि वहाँ पर कुछ औजार मिले हैं वो भी पत्थर के, इस वजह से अपन को पता चलता है। और इसका उद्घाटित मतलब इसको संज्ञान में कौन लाया था, तो उनका नाम था डॉक्टर प्राइम रोज। क्या नाम था? डॉक्टर प्राइम रोज। तो ये नाम आपको याद रखना है। 1842 ईस्वी के अंदर कर्नाटक के रायचूर और लिंग सुगर के स्थानों से पहली बार सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजारों की प्राप्ति होती है। अब पाषाण यहाँ पे क्या होता है, यानी कि पत्थरों से निर्मित जो औजार थे उनकी प्राप्ति होती है। उसकी वजह से ही हमें पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो मनुष्य था वो पत्थरों के औजारों से जानवरों का शिकार करता था और उनको मारकर उनका कच्चा मांस ही खाता था, क्योंकि अग्नि का आविष्कार तब हुआ ही नहीं था। अब वो जो पत्थरों के जो औजार थे उनके नाम है फलक, छुरे, तीर और भाले। ठीक है, ये पत्थरों के कुछ औजार हैं। फिर ये देखिए आप, ये देखिए, ये रामाफिथेकस है। कौन है? रामाफिथेकस। मतलब शुरुआत के अंदर जो अपनी जनरेशन थी, क्योंकि अपन को जैसे कि पता है कि बंदर से इंसान बने थे, तो वो प्रोसेस है ये। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस का सबका अलग अलग नाम है, वो देख लेते हैं एक बार। तो ये सबसे पहले जो बंदर था जिससे अपन मनुष्य बने, तो वो था रामाफिथेकस। कौन था? रामाफिथेकस। जो शिवालिक हिमालय के से इसका साक्ष्य मिलता है। शिवालिक या हिमालय से इसका साक्ष्य मिलता है। फिर दूसरे नंबर का जो है ये, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये दूसरे नंबर का है। मतलब यहाँ पर इसकी कमर है वो झुकी हुई है, यहाँ पर थोड़ी सी सीधी होती है। फिर है होमो इरेक्टस। तीसरे नंबर का जो है ये है होमो इरेक्टस। कौन है? होमो इरेक्टस। इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी हो जाती है, एकदम सीधी तो नहीं लेकिन सीधी होने की स्टेज में आ जाती है। ये आग से परिचित हो चुका था। अब आग से परिचित हो चुका था इसका मतलब ये है कि वो शिकार करता था और खाने को, अब जो मांस था उसको पकाकर ये खाने लग गया। फिर चौथे नंबर का जो ये है निएंडरथाल। कौन है? निएंडरथाल। इसकी जो कमर है एकदम सीधी हो गई। ठीक है, और जो मुंह है वो थोड़ा चपटा होने लग गया। फिर पांचवें नंबर का जो ये है क्रोमोगेनन। क्या है? क्रोमोगेनन। ये जो होमोसेपियंस है उसके जस्ट पहले की स्टेज है क्रोमोगेनन। ठीक है, ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, फिर ये है होमोसेपियंस, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित मनुष्य। होमोसेपियंस, जिसको सभी तरह के सारे ज्ञान हो चुके थे। ठीक है, हालांकि ये अभी भी प्राचीन काल के जंगलों में ही रहता था और वही खाना पका के खाने लग गया था। ठीक है, अब शिकार थोड़े मतलब जो औजार बनाने लग गया था पाषाण के, वो थोड़े अच्छे तरीके से घिसकर बनाने लग गया था। फिर इसके औजार जो हैं जैसे कि हस्तकुटार। हस्तकुटार का मतलब होता है हैंडेक्स। हैंडेक्स आदि मानव द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया अगर कोई औजार था तो वो था हैंडेक्स। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला या उपयोग किया जाने वाला जो औजार था वो था हस्तकुटार या हैंडेक्स। इसकी खोज हुई थी 1863 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रेसफुट के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो हैंडेक्स और हस्तकुटार है उसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्रेसफुट ने की थी 1863 के अंदर। प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो आदि मानव था वो समूह के अंदर निवास करता था। समूह के अंदर निवास नहीं करता था, मतलब अकेला रहता था, ग्रुप के अंदर नहीं था। ग्रुप्स के अंदर नहीं रहता था बल्कि अकेला अपना ही काम करता था। मतलब उसको ये ज्ञान ही नहीं था कि वो ग्रुप के अंदर रहे। आग से परिचित लेकिन व्यापक रूप से इसका प्रयोग नहीं करता था। आग से तो परिचित था क्योंकि जब वो पत्थर फेंकता था शिकार के लिए और शिकार के ऊपर नहीं लगता था तब किसी दूसरे पत्थर से टकराता था। अब दूसरे पत्थर से टकराता था तो चिंगारी निकलती थी, तो मतलब आग से तो वो परिचित था लेकिन उसका व्यापक रूप से उपयोग करना नहीं जानता था। फिर
मध्यपाषाण काल आ जाता है, क्योंकि अपन को प्रागैतिहासिक काल के अंदर इतना ही जानना है। एक तो कि सर्वप्रथम उपयोग किसका होता है, हस्तकुटा या हैंड एक्स का होता है, किसने 1863 के अंदर रॉबर्ट ब्रेसफुट ने। फिर शुरुआत के अंदर अपन ने देखा कि जो प्रागैतिहासिक काल था, ठीक है, उसको जो संज्ञान में लाना या प्रकाश में लाने का जो श्रेय किसे दिया जाता है, वो दिया जाता है हमारे डॉक्टर प्राइम रोज को। उसके बाद मध्यपाषाण काल आ जाता है। मध्यपाषाण काल मतलब अब जो आदि मानव है वो ग्रुप के अंदर रहने लगा, ग्रुप्स के अंदर रहने लगा। पशुपालन उसने आरंभ कर दिया, पशुपालन आरंभ कर दिया, ठीक है। और सर्वप्रथम उसका जो पालतू जानवर था वो कौन था, वो था कुत्ता, मतलब डॉग था, ठीक है। औजारों का आकार छोटा होने लग गया, मतलब पहले जहाँ बड़े बड़े औजार होते थे अब वो उनका आकार छोटा भी हो गया, साथ में उनको वो धार भी देने लगा अन्य पत्थरों से, ताकि अब छोटे जानवरों का भी शिकार किया जा सके। मतलब उनको माइक्रोलिथ कहा गया, यानी कि सूक्ष्म पाषाण औजार कहा गया, ताकि वह उड़ते हुए पक्षियों का शिकार भी कर सके। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मध्यपाषाण काल के अंदर आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक तो वह समूह के अंदर रहने लग गया, दूसरा पशुपालन उसने आरंभ कर दिया, तीसरा कुत्ता उसका सर्वप्रथम पालतू जानवर था और उसने छोटे औजारों का निर्माण करना शुरू कर दिया। उसके बाद नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल का मतलब होता है कि आग का व्यापक प्रयोग होने लग गया था। जो आग थी उसका व्यापक प्रयोग होने लग गया था, जैसे कि वो खाना पकाकर खाने लग गया, ठीक है। अब जानवरों को अपने से दूर रखने के लिए भी वो आग का प्रयोग करने लग गया, ठीक है। भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करने लग गया। जंगलों को सफाया करने के लिए आग का प्रयोग करने लग गया, जंगलों को सफाई कर दिया। मान लो एक खूब सारे जंगल है, ठीक है, अब यहाँ पर आग से जंगल को सफाई कर दिया, ठीक है। अपने लिए खाना यहाँ पे बनाने लग गया, ठीक है। अपने लिए रहने के लिए, क्योंकि ग्रुप में रहने लग गया था, समूह में रहने लग गया, तो अपने लिए निवास बनाने लग गया। तो वह सारी चीज़ें, संस्कार पद्धति, ठीक है, जैसे कि मृत्यु के बाद दफनाना, अब दफनाने की जगह कई बार जलाने भी लग गया, मतलब दाह संस्कार भी करने लग गए। तो ये नवपाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है जैसे नवपाषाण काल के अंदर भीमबेटका। तो भीमबेटका के अंदर आप ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ये मिलता कहाँ है, तो ये भोपाल के समीप मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका मिलता है। इसकी खोज 1957 के अंदर, इसकी खोज 1957 के अंदर विष्णु श्रीधर काकड़वार द्वारा किया जाता है। और इसका शैलाश्रय कितने 642 है। शैल चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य अगर कहीं से मिलते हैं तो वो कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें भीमबेटका से। तो ये आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका कहाँ से मिलता है, भोपाल के समीप मध्य प्रदेश से। खोज विष्णु श्रीधर काकड़वार से। इसके शैलाश्रय का मतलब है गुफाएं। यहाँ पे कितनी गुफाएं, 642 गुफाएं हैं, छोटी छोटी हैं, ठीक है। और शैल चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से अपन को देखने को मिलते हैं। बुरजोम, तो बुरजोम का जैसे ही नाम है आपको ध्यान रखना है कि ये हमें जम्मू कश्मीर से मिला है। कहाँ से मिला है, जम्मू कश्मीर से। 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर अधिनियम आया, जिसके तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दिया। ये आपको सब लोगों को पता हो। बुरजोम से हमें गर्तवास के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं, गर्तवास के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर आपके वन लाइनर के अंदर पूछा जाए कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो बुर्ज होम से मिलते हैं, जो कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर है। धान की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट है फैक्ट जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे जो धान की खेती के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं कोल्डी हवा से, ठीक है। चावल के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं हमें लोथल गुजरात से। लोथल एक बंदरगाह था, ठीक है। इसको गोदीपाड़ा भी कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जहाज रुकते थे। जले हुए चावल के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा, जो कि राजस्थान के अंदर है। और प्राचीनतम कृषक बस्ती कहाँ से मिलती है, मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलती है, मेहरगढ़। एक बार फिर से देख लिए कि प्राचीनतम कृषक बस्ती कहाँ से मिलती है, मेहरगढ़ से। जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा राजस्थान से। चावल का जो प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है लोथल गुजरात से। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है कोल्डी हवा से। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता। अब हमने क्या कर लिया, हमने देख लिया कि जो प्रागैतिहासिक काल देख लिया, उसके बाद मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल हमने देख लिया। उसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट देख लिए हमने प्राचीन काल के, जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या देख लिया। हमने ये देखा प्रागैतिहासिक काल, इसके उद्घाटन कौन करता है, डॉक्टर प्राइम रोज करते हैं, ठीक है।
1842 में कर्नाटक रायचूर लिंग सुगर से स्थानों से सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजारों की प्राप्ति होती है, जैसे कि फलक, छुरे, तीर और भाले, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमने देखा कि कैसे बंदर से इंसान बनता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद औजार देख लिया कि सर्वप्रथम औजार कौन सा मिलता है अपन को, और उसको उसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्रस्टर्स ने उसकी खोज की थी। मध्य पाषाण काल देखा हमने कि अब ग्रुप में रहने लग गया था, पालतू जानवर, पशुपालन, ये सारी चीज़ें वो करने लग गया था। उसके बाद नवपाषाण काल देखा कि आग का व्यापक प्रयोग हो गया था, और जंगलों को सफाया, संस्कार पद्धति, वो सारी चीज़ें आग के जैसे ही विकसित रूप हुआ आग का, वो सारी चीज़ें वो करने लग गया। उसके बाद देखा हमने भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, इसलिए हमने वो भी देख लिया कि ये भोपाल के अंदर समीप है और मध्य प्रदेश के अंदर। खोज इसकी 1957 विष्णु श्रीधर काकड़वाड़ ने की थी, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर भित्ति चित्र यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। उसके बाद हमने बुर्जोम देखा, और हमने वो सारे फैक्ट देख लिए जो एग्जाम के अंदर 1 लाइनर के अंदर बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से देख ली। अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता प्राचीन काल से थोड़ा सा, तो वैदिक सभ्यता का जो समय काल था वो क्या है, वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये जो टाइम है वो उल्टा कैसे चल रहा है, पहले ज़्यादा और फिर कम। तो ईसा पूर्व का जो समय था वो उल्टा ही चल रहा था, जैसे उनके जन्म से इसका निर्धारित किया जाता है, तो उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर पहली बार जो गांव की सभ्यता अपन को देखने को मिलती है, ग्रामीण सभ्यता जो देखने को मिलती है, वो वैदिक सभ्यता है। पहली बार इंडिया के अंदर गांव की ग्रामीण सभ्यता अगर अपन को देखने को कहीं मिलती है, तो वो वैदिक सभ्यता के अंदर देखने को मिलती है, जिसका उल्लेख हमें वेदों में के अंदर मिलता है। वेद आप जानते हो, जैसे यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। सभ्यता के संस्थापकों को क्या कहते हैं, आर्य। जैसे आपने रामायण महाभारत के अंदर सुना होगा कि जो औरतें थी वो अपने पति को क्या कहती थी, आर्य कह के संबोधित करती थी। आर्य का जो मूल स्थान है वो देख लेते हैं एक बार कि कौन से विद्वान ने क्या मत अपना दिया है कि आर्य कहाँ से आए थे, मतलब उनका ओरिजिन क्या था। मैक्स मूलर जो है वो कहते हैं कि जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया कौन सी जगह, जैसे कि ईरान, इराक, आबू धाबी, और ये सारी चीज़ें मध्य एशिया में आती है, ठीक है। तो मैक्स मूलर का मानना था कि जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया के अंदर से आए थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है, तो वो होती है 1 अगस्त 1920 के अंदर हो जाती है, ठीक है। तो कांग्रेस ने इनके जो तिलक फंड भी बनाया था, इसके अंदर आप योगदान कर सकते हैं आंदोलन के अंदर, कुछ भी। वो क्या, थोड़ी जुकाम लग रही है ना, तो इस वजह से गला थोड़ा चौक हो रखा है। तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्यों के बारे में, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये इनका मत था। फिर दयानंद सरस्वती, जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी, 1875 के अंदर बंबई के अंदर से आर्य समाज की स्थापना की थी, किसने, दयानंद सरस्वती के अंदर। इनका मानना था कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे, ठीक है। कहाँ से आए थे, तिब्बत से, जो कि अभी चाइना और इंडिया के बीच के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के पास के अंदर जो एरिया है वो तिब्बती एरिया आता है। तो एक बार फिर से देख लिया कि किस विद्वान का क्या मत था। तो मैक्स मुलर कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत से आए थे। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमें जो साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि बोग जगोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख, बोग जगोई अभिलेख। ये कहाँ से मिलता है अपन को, तो ये एशिया माइनर मतलब ईरान से मिलता है। कहाँ से मिलता है, एशिया माइनर ईरान से मिलता है। इसका जो समय है, मतलब ये कब मिलता है, तो ये 1400 ईसा पूर्व के समय मिलता है। 1400 ईसा पूर्व के समय मिलता है। इसकी जो लैंग्वेज या भाषा है वो है इंडो ईरानियन, मतलब हिंदी ईरानी जो भाषा है वो इसकी भाषा है अभिलेख की। इसके अंदर 4 उल्लेख अपन को देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऋग्वेदिक आर्य देवता, कितने 4 आर्य देवता इस अभिलेख के अंदर जिनका उल्लेख किया गया है। पहले तो कौन से हैं, इंद्र जो वर्तमान के अंदर इंद्र सब देवताओं के जो राजा है इंद्र, ठीक है, जो स्वर्ग के अंदर निवास करते हैं और वर्षा के देवता माने जाते हैं। फिर है वरुण देव, ठीक है, जो बिजली के देवता, मित्र और नासत्य, ये 4 देवताओं का उल्लेख अपन को बोग जगोई अभिलेख के अंदर देखने को मिलता है। इसकी खोज 1907 के अंदर हुग्यो ने की थी। किसने की थी, हुग्यो ने की थी। तो आपसे इस बोग जगोई अभिलेख के बारे में 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। एक तो ये कहाँ से मिला है, दूसरा इसके अंदर कौन कौन से 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है, और इसकी खोज किसने की और कब की। तो 1907 में हुग्यो ने इसकी खोज की। इंद्र, वरुण,
मित्र और नासत्य 4 देवता हैं जिनकी इसके अंदर उल्लेख मिलता है, और इसकी जो भाषा है वो इंडो ईरानियन है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जैसे कि अभी अपन ने देखा कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट है, जैसे कि ऋग्वैदिक कालीन मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक कालीन मतलब 1000 से 600 ईसा पूर्व। 2 विभाजन है इसके। वेदों की रचना अपुरुष है, मतलब कहा जाता है कि वेदों की रचना किसी इंसान ने नहीं की है। रचना किसी मानव द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के ज्ञान का अंश है। तो इसका मतलब यह है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वेदों की रचना किसने की है, तो या तो आंसर जो आपके पास ऑप्शन आएगा उसके अंदर अपुरुष आएगा, ठीक है, या फिर आएगा कि देवताओं के द्वारा या देवताओं के ज्ञान का अंश, ठीक है। ऋग्वेद जो वेद हैं वो कितने हैं, तो वो 4 हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो शुरू के 3 वेद हैं कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि वेद त्रयी के अंदर कौन कौन से वेद शामिल हैं, तो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जिन वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई है वो कौन कौन से वेद हैं, तो यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं 2 क्वेश्चन, कौन कौन से? एक तो ये कि वेद त्री के अंदर कौन कौन से वेद शामिल है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और उत्तर वैदिक काल के अंदर किन वेदों की रचना हुई, तो यजुर्वेद की हुई, सामवेद की हुई और अथर्ववेद की हुई। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक एक वेद के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद के बारे के अंदर। तो सबसे पहला है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले ये आदि मानव का प्राचीनतम ग्रंथ है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ऋग्वेदिक कालीन के अंदर, ऋग्वेद काल के अंदर जो पहला ग्रंथ बना था वो आदि मानव जो ऋग्वेद था, जो आदि मानव का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। देवीय स्तुति मतलब इसके अंदर देवताओं के लिए प्रार्थनाएं और श्लोक दिए गए हैं। इसके अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,562 इसके अंदर श्लोक है, ठीक है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने श्लोक हैं। हाँ, मंडल और सूक्त आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसके अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, ठीक है। और देवताओं के लिए इसके अंदर प्रार्थनाएं और श्लोक है, जैसे कि जो जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के अंदर ही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ, हवन आदि जैसे कर्मकांड है, तो वो सारी इसके अंदर जो जितने भी प्रोसेस है कर्मकांडों के, वो सारे इसके अंदर यजुर्वेद के अंदर दिए गए हैं। हवन करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, यज्ञ करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। मतलब कर्मकांडी अगर आपसे पूछा जाए कि कर्मकांडी वेद कौन सा है, तो उसको आप यजुर्वेद पे टिक कर सकते हैं। इसके अंदर गद्य और पद्य दोनों दिए गए हैं, मतलब दोनों के साथ इसकी रचना की गई है। और जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो उसको चंपू काव्य रचना कहते हैं। मतलब चंपू काव्य रचना का मतलब ही यही होता है कि गद्य और पद्य दोनों एक साथ प्रयोग से रचना की गई हो, ठीक है। तो आपसे कई बार एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि चंपू काव्य से आप क्या समझते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि गद्य और पद्य दोनों को साथ में उपयोग करते हुए किसी वेद की या किसी ग्रंथ की रचना की गई है, उसी को चंपू काव्य कहा जाता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? एक तो है कृष्ण और एक है शुक्ल। जो शुक्ल शाखा है वो इसकी मूल शाखा है और कृष्ण शाखा इसकी सेकेंडरी शाखा है, जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है नेक्स्ट सामवेद। तो सामवेद जैसे कि हम जैसे गायन है, ठीक है, संगीत का ग्रंथ अगर कोई है, संगीत का वेद अगर किसी को कहा जाता है तो वो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है, इसलिए संगीत वेद के नाम से भी जानते हैं। सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद है ये। जब जब और आज संगीत का इतना बेहद प्रभाव है, ठीक है, सभी लोगों पर, कि संगीत के माध्यम से स्ट्रेस आपका दूर हो सकता है, आपका फोकस बना रह सकता है। और आज के न्यूज़पेपर में तो ये भी आया है कि अगर आप संगीत सुनते हैं तो आपकी जो बैड मेमोरीज है, ठीक है, उनको मिटाने के अंदर एक इरेजर का काम करता है संगीत। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ऐसे न्यूज आती है न्यूज़पेपर के अंदर, तो उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसके आधार पर। जैसे कि संगीत, तो आप संगीत से कौन सा वेद संबंध रखता है, तो वो सामवेद है, तो सामवेद से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि वेद है, ठीक है, और वेदों के साथ उसके पुरोहित और उपवेद कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता है उसका उसका जो पुरोहित होता है वो होता है होत्र। क्या होता है? होत्र। और इसका उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और इसका पुरोहित होता है होत्र। यजुर्वेद, यजुर्वेद का पुरोहित होता है अधर्व्यु और उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उद्गाता और उपवेद है गंधर्ववेद। अथर्ववेद का है पुरोहित ब्रह्मा और उपवेद है शिल्पवेद। तो एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है और हमेशा पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया सारे एग्जामों में कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है, यजुर्वेद का कौन होता है, सामवेद का कौन होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद का होत्र होता है, यजुर्वेद का अधर्व्यु होता है, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्म। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद होता है, जो आपको ध्यान रखना है। फिर ये देखिए वेदांग। तो वेदांग कितने होते हैं? वेदांग होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, कल्प और छंद। अभी कौन कौन से जो वेदांग होते हैं, शरीर के अंगों से संबंधित जो वेद है उनको बोलते हैं वेद। अब जैसे आंख से संबंधित है, तो आंख से संबंधित, अब जो आंख से संबंधित वेदांग है उसको बोलते हैं ज्योतिष। कान से संबंधित वेदांग को बोलते हैं निरुक्त। ठीक है, कान से संबंधित वेदांग को बोलते हैं निरुक्त। शिक्षा से संबंधित वेदांग को बोलते हैं नाक और घ्राण मतलब जो सूंघने की पावर है उससे संबंधित वेदांग को शिक्षा। मुख को व्याकरण, हस्त को कल्प और पैर को छंद वेदांग कहा जाता है। थोड़ी ड्राइंग मेरी थोड़ी बेकार है तो आप इसे काम चला सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, कल्प और छंद। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनना। ठीक है, श्रुति का मतलब होता है सुनना। वेदों को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर हस्तांतरित करना ही श्रुति कहलाता है। इसलिए इन वेदों को श्रुति भी कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रुति कहा गया है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, जैसे कई कहावतें होती है ना जो केवल सुनने के आधार पर ही वो प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसे पूत के पल पाने में ही दिख जाते हैं वो सारी चीजें। फिर नेक्स्ट है हमारा स्मृतियाँ। जो स्मृतियाँ होती हैं वेदों के अनुपूरक ग्रंथ होती है। ठीक है, जो स्मृतियाँ होती है वो वेदों के अनुपूरक ग्रंथ होती हैं। जैसे कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, मनुस्मृति, लेकिन वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्मृति वैदिक साहित्य के अंदर शामिल नहीं है तो वो है मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। फिर है अरण्यक। तो अरण्यक वनों में लिखे गए ग्रंथ को अरण्यक कहा जाता है और अरण्य का मतलब भी होता है वन या जंगल। ठीक है, तो वन के अंदर और जंगल के अंदर लिखे गए जो जितने भी ग्रंथ हैं उनको अरण्यक कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहला है। उपनिषद, उपनिषद कुल कितने हैं? तो 108 है। ठीक है, और उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना। वेदांत की संज्ञा दी गई है इनको, और ये टोटल प्रमुख, इनमें से जो 108 है उनमें प्रमुख जो है वो कितने हैं? 12 है। कितने? 12। सत्यमेव जयते। तो जो सत्यमेव जयते हैं वो कौन से मुंड को कहाँ से लिया गया है? तो वो मुंड को उपनिषद से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही के अंदर संसद के ऊपर जो अशोक स्तंभ है वो रखा गया है, उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मुंड को उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख नदी जो है वो सिंधु नदी को कहा जाता है और दूसरी नदी को कहा जाता है सरस्वती नदी, जिसका नदी तथा नाम उपनाम है। ठीक है, और नदी तमा का उपनाम का शाब्दिक अर्थ होता है समस्त नदियों की जननी। वर्तमान के अंदर ये विलुप्त हो चुकी है, जो कि राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में इसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है, वो है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो आप मुझे ये बताओगे कि घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? दशराज युद्ध। तो दशराज युद्ध राजा भरत सुदास के मध्य और 10 अन्य राजाओं के मध्य होता है, जिसके अंदर जो भरत राजा सुदास है वो विजयी होते हैं। इनका जो पुरोहित था उसका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र को हटाकर इन्होंने ऋषि वशिष्ठ को इनको अपना पुरोहित बनाया था। ठीक है, विश्वामित्र को हटाकर ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया था। किसने? राजा सुदास ने। दशरथ युद्ध कौन सी नदी के किनारे होता है? तो वो रावी नदी के किनारे होते हैं, जिसको परशुनी नदी कहा जाता है। ये RSM SSB जो लेवल सेशन का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था
कि रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वो परशुनी नदी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर दशरथ युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। और भरत राजा सुदास वर्ष से 10 जनों के मध्य ये होते हैं और भरत राजा सुदास विजयी होते हैं। मूलतः त्रिशु वंशीय शासक थे ये। कौन से वंशीय? त्रिशु वंशीय शासक। एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि जो भरत राजा सुदास थे वो कौन से वंश से संबंधित रखते थे, तो वो त्रिशु वंश से संबंध रखते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऋग्वेदिक काल के अंदर, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऋग्वेदिक काल के जो राजनीतिक स्थिति थी वो हम देखेंगे। उसके बाद विद्युत और सभा क्या थी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर छोटे छोटे वीडियो आप नहीं देखते तो लंबा वीडियो तो क्या ही देखोगे, ठीक है, समय की जो कमी है आपके पास। तो नेक्स्ट वीडियो में ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक स्थिति देखेंगे, विद्युत और सभा क्या थी और इनकी क्या विशेषताएं थी वो भी देखेंगे, समिति क्या थी, सामाजिक जीवन देखेंगे, स्त्रियों की स्थिति देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।